गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है। डॉक्टर आशीष जी, आपने सुना, हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनाया किस तरह से उन्होंने कहा। आज फिर से टोंक में उन्होंने दोबारा वही बात रिपीट की और खुलकर उन्होंने ये बात सामने रखी। और विपक्ष कह रहा है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कहीं ना कहीं इस तरह से एक समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है। उस समुदाय को जो है वो अपनी तरफ कैसे ऐंठना है, कैसे खुश करना है, वो यहां पर कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप? शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को आज हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतल जी, क्या है, ये चुनावी मौसम चल रहा है और इस समय चुनाव सिर पे नहीं खड़े हैं, चुनाव चालू हो चुके हैं। इसलिए इस समय ये गर्मा गर्मी, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इसका दौर तो चलेगा ही चलेगा दोनों तरफ से। लेकिन इस समय भारत की जनता क्या देख रही है, वो ये देख रही है कि एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स डू। यानी हमारे कर्म और कृत्य क्या कहते हैं, वो हमारे शब्दों से ज्यादा उसका वोटरों के ऊपर असर पड़ता है। देख पा रही है भारत की जनता कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार एक तरफ खड़ा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये धारणा दूसरी तरफ खड़ी है। ये लड़ाई है आत्मनिर्भर भारत बनाने के बीच में और विश्व पर निर्भर भारत बनाने के बीच में, जो आज तक 70 साल से रहा। ये लड़ाई है भ्रष्टाचार हटाओ के बीच में और भ्रष्टाचारियों को बचाओ के बीच में। ये लड़ाई है पिछला भारत बनाए रखने के बीच में और विकसित भारत बनाने के बीच में। ये लड़ाई है भारत तोड़ने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली मानसिकता के बीच में और भारत को विश्व गुरु बनाने की मानसिकता के बीच में। ये लड़ाई है राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति के बीच में। ये लड़ाई है टुकड़े टुकड़े गैंग और मोदी की गारंटी के बीच में। गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है। 10 साल आपकी सरकार रही। अगर 10 साल में आपने जो कार्य किए हैं, क्या अगर उनका अगर आप बखान करेंगे तो क्या वो सही नहीं है? क्या आप इस तरह से, जो विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफा तरीके की राजनीति की जा रही है, अगर आपने 10 साल में कार्य किए हैं तो वो सभी कार्य रखिए, रोजगार का मुद्दा रखिए, महंगाई का मुद्दा रखिए, बाकी अन्य लोगों से जुड़े मुद्दे रखिए, उन पर लोगों को विश्वास दिलाइए। जी, मैं समझ गया आपका सवाल। शीतल जी, क्या होता है कि एक जो प्लेटर होता है ना, प्लेटर के अंदर थोड़ा चावल भी होता है, थोड़ी पूरी भी होती है, थोड़ा आलू भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा सलाद भी होता है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर चलता है। और इस मिक्सचर के अंदर हम पहले ही जब अपना संकल्प पत्र जारी कर चुके, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को नाम क्या दिया, संकल्प पत्र। संकल्प पत्र इसलिए क्योंकि वो भीम अपना बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पे, 134वीं जयंती पे हमने उसको रिलीज किया। बहुत से लोग संविधान बचाओ का नारा लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि हम अंबेडकर जी की जयंती पे अपना संकल्प पत्र करें। हमने उसके लिए जितने आवेदन लिए, हमने जितने सुझाव लिए, उतने शायद अभी तक किसी ने नहीं लिए। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर ही हमने ये कह दिया था कि जो मूल मंत्र है, जिसके ऊपर पंच प्राण के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके जी, ओके, ठीक है। बहुत कम समय मेरे पास, राहुल जी सिर्फ 5 सेकंड में। विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपने विकास पर गर्व, एकता एकजुटता का प्रवाह और नागरिकता के कर्तव्य की भावना का संचार। ये 5 प्रण के ऊपर हम भारत को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है। और अगले पार्ट ऑफ डिबेट में मैं आपके समक्ष रखूंगा कि वो क्या क्या काम हमने किए, जिसके ऊपर हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी बोले तो काम पूरा होने की गारंटी। और अब की बार 400 पार। ठीक है। गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है।
ऑपरेशन दोस्त क्या है? आप जानते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या है? ये 4 ऑपरेशन के बारे में आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप कितने बड़े देशभक्त और कितने बड़े देश के हितैषी हैं। ठीक है, मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। हमारा विश्वास है, हम कहते हैं भाजपा पार्टी ने एक चैनल बनाया है। आप क्या कहते हैं बताइए, अपना आत्मविश्वास रखिए जनता के सामने, बताइए आप। अरे आप तो आज तक की सबसे लोएस्ट लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक कांग्रेस हमेशा 450 सीटों पे इलेक्शन लड़ती थी, इस बार तो 300 सीटें नहीं नसीब हो रही आपको। अपनी हालत देख लो राहुल। ये नीच आदमी है, ये झूठा आदमी है। आज देश की औरतों के बारे में ये गलत सलत बोल रहा है। ये प्रधानमंत्री किसके बारे में बात कर रहे हैं राहुल? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है नीच आदमी? बात कर रहा हूं क्योंकि ये लोकतंत्र है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये दिखाता है कि आपकी क्या मानसिकता है, क्या संस्कृति है आपकी, क्या हैरानी है। अगर आपका 54 साल का बालक पार्लियामेंट में जाके फ्लाइंग किस देता है, जादू की जपनी पाता है, ये मानसिकता लेके आप लोग चलते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि आपके देश को गौरवान्वित करने के लिए आपकी आर्मी ने ऑपरेशन अजय क्या किया? बताइए यहाँ पे मालूम है आपको ऑपरेशन अजय क्या है? बताइए आपको ऑपरेशन गंगा क्या है? बताइए आप ऑपरेशन दोस्त क्या है? बताइए आप ऑपरेशन कावेरी क्या है? एक भी सवाल का जवाब अगर आप दे दें तो मैं मान जाऊंगा राहुल जी कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। बताइए आप, क्या आपको मालूम है देश के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है? कभी आपने अपनी आंखें खोल के देखी है? आपको पता है क्या प्रोग्रेस हुई है? कितने जनधन खाते खुले हैं? 50 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। क्या आपको पता है पीएम सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 30 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं? क्या आपको पता है पीएम जीवन ज्योति योजना में 14 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं? क्या आपको मालूम है 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं? क्या आपको पता है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना में घर मिल चुका है? क्या आपको पता है 25 करोड़ ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आना। नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। चुनाव के बाजार में बयानों की खरीदारी और बिक्री भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव का पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग है वो भी काफी तेज हो गई है। यानी बयानों पर उबाल और सियासी बवाल। पूरे देश के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला एक दूसरे पर गढ़े जा रहे हैं। एक तरफ से बीजेपी या फिर बीजेपी के दिग्गज नेता बयान पे बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष या फिर यूं कहें तो पूरा इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन बयानों के अलावा जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जो आम लोगों से रोजगार हो, महंगाई हो या फिर अन्य मुद्दे हों, क्या वो भी कोई राजनीतिक पार्टी उठाती है या मात्र बयानों के आधार पर ही इन चुनावों को लड़ा जाता है? पहले चुनाव की स्थिति के बाद दूसरे चरण की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, तो इस बीच ये तमाम तरह के बयान आना, आपको बता दें पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर जो है वो तंज कस रहा है, प्रधानमंत्री मोदी पर जो है वो तंज कसा जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से राजस्थान के टोंक में पहुंचकर एक रैली में विपक्ष को सीधे सीधे चुनौती देकर कहा है कि अगर दम है तो सामना कीजिए। जो मैंने पिछले 90 सेकंड कही वो एक सच्चाई थी और सच्चाई जो है वो कांग्रेस को कड़वी लगी है, और अब अगर कांग्रेस चाहती है तो मैदान में आए और हमसे कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बात करें। तो चलिए आज टोंक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से विपक्ष और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है, क्या कुछ तमाम बातें कही हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आज की ये खास चर्चा भी शुरू करेंगे। मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा।
और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक में जाकर इस तरह का बयान दिया है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से खुलकर कहा है कि हिम्मत है तो सामना करो, हम ये लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इस बयान के मायने क्या है? अलग अलग दिग्गज, राजनीति को गहराई से जानने वाले दिग्गज अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख चुके हैं। आज भी इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं और राहुल सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और डॉक्टर परमवीर सिंख जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर परमवीर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि फिर अपने अपने पॉलिटिकल दोनों तरह के जो मत हैं वो सामने आएंगे, लेकिन आपसे निष्पक्ष तरीके से मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वो पहले वाला बयान और आज टोंक में जाकर उन्होंने फिर खुले तरीके से ये बयान जो है वो सामने रखा है और उसका समर्थन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कांग्रेस को कहा है कि अगर दम है तो आप सामने आइए, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। कैसे देखते हैं पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद? शीतल जी, देखिए, जो बात प्रधानमंत्री ने अपने बयान में दी है वो आज की बात नहीं है। वो जब से भारत को मानते हैं 1947 के बाद से, तो इस तरीके का विचार चला आ रहा है कि लगातार उसमें माइनॉरिटीज किसी भी पूजा अर्चना करने वाले हो, उनको साधने के लिए कि वो हमारी तरफ वोट करें, तो कांग्रेस और कांग्रेस के बाद कई सारे क्षेत्रीय दलों ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई है जिससे उनको खुश किया जा सके। अब इस खुश करने की नीति के तहत करते करते वो कब चीजें हाथ के बाहर निकल गई वो क्षेत्रीय दल भी समझ नहीं पाए। जैसे अगर आप देखिए कि हमारे सेट एजेंडा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी चला रहे हैं, उनकी पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ही पार्टी व्यक्ति कोई बना लेता है कोई हिंदू संगठनों के लिए, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनल पार्टी है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो कम्युनल पार्टी नहीं है। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग जो केवल केरला में है कि वो एक कम्युनल पार्टी नहीं है, वो सेक्युलर पार्टी है। तो ये दो तरीके का जो रवैया बनाया हुआ है, इसने समाज के अंदर दरार पैदा करी है। तो आप सामने वाले सामने की तरफ भी आप मौका देते हैं कि वो लोग भी आपको इसी तरीके की राजनीति करे, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है क्योंकि नंबर गेम है। देखिए, सारा का सारा गेम नंबर्स का है। नेता लुभाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को, तो क्या का वोटर अगर तो क्या इस तरह के बयान जो है वो दूसरे चरण से पहले बीजेपी को फ्रंट फुट पर लाने का काम कर रही है? देखिए, चुनाव के अंदर हमेशा अगर आप देखा जाए चुनाव का बहुत डाइसी होता है। इस बार 2024 में देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप
इकोनॉमिक्स फ्रंट के ऊपर बात करें तो देश की जनता तो तकरीबन सेटिस्फाई नजर आती है। पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का ये हक अधिकार होता है कि वो बोले कि हम आपसे बेहतर करके दिखाएंगे। तो चुनाव को अंदर गर्मी बढ़ाने के लिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़े अपना, तो इस तरीके के बयान सभी लोगों के लिए कारगर साबित होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी जो करने वाली है, वो बचाव में इस बयान के खिलाफ में जो वो राजनीति कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बयान गलत है। तो कहीं ना कहीं जो उनके पक्ष का वोटर है वो भी एकजुट होता है इस तरफ, उनके इस पंजाबी मोड में आने के बाद। जो आज से, और ये पटकथा कोई अभी नहीं लिखी गई, ये लगभग 1 साल से चल रहा है। सनातन के ऊपर लगातार जो साउथ इंडिया से डीएमके ने प्रचार किया, गलत बयानबाजी करी, वो भी इसी का एक पार्ट था। पहले शुरुआत 1 साल पहले हो गई थी इस चीज से कि वोटर्स को भ्रमित करने के लिए या कि अपना एजेंडा बताने के लिए कि हम लोग तो इस तरीके की राजनीति करने वाले हैं। ये काम शुरू हो गया था पहले चुनाव में, तो हम उसके अलग अलग फेजेस देख रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आशीष हांडा जी आपके पास आ। डॉक्टर आशीष जी, आपने सुना, हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनाया किस तरह से उन्होंने कहा। आज फिर से टोंक में उन्होंने दोबारा वही बात रिपीट की और खुलकर उन्होंने ये बात सामने रखी। और विपक्ष कह रहा है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। कहीं ना कहीं इस तरह से एक समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है। उस समुदाय को जो है वो अपनी तरफ कैसे ऐंठना है, कैसे खुश करना है, वो यहां पर कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप? शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को आज हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतल जी, क्या है, ये चुनावी मौसम चल रहा है और इस समय चुनाव सिर पे नहीं खड़े हैं, चुनाव चालू हो चुके हैं। इसलिए इस समय ये गर्मा गर्मी, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इसका दौर तो चलेगा ही चलेगा दोनों तरफ से। लेकिन इस समय भारत की जनता क्या देख रही है, वो ये देख रही है कि एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स डू, यानी हमारे कर्म और कृत क्या कहते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा उसका वोटरों के ऊपर असर पड़ता है। देख पा रही है भारत की जनता कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार एक तरफ खड़ा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये धारणा दूसरी तरफ खड़ी है। ये लड़ाई है आत्मनिर्भर भारत बनाने के बीच में और विश्व पर निर्भर भारत बनाने के बीच में, जो आज तक 70 साल से रहा। ये लड़ाई है भ्रष्टाचार हटाओ के बीच में और भ्रष्टाचारियों को बचाओ के बीच में। ये लड़ाई है पिछड़ा भारत बनाए रखने के बीच में और विकसित भारत बनाने के बीच में। ये लड़ाई है भारत तोड़ने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली मानसिकता के बीच में और भारत को विश्व गुरु बनाने की मानसिकता के बीच में। ये लड़ाई है राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति के बीच में। ये लड़ाई है टुकड़े टुकड़े गैंग और मोदी की गारंटी के बीच में। डॉक्टर आशीष जी, एक सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा कि अभी चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो ये बयान जो है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। 10 साल आपकी सरकार रही, अगर 10 साल में आपने जो कार्य किए हैं, क्या अगर उनका अगर आप बखान करेंगे तो क्या वो सही नहीं है? क्या आप इस तरह से, जो विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफा तरीके की राजनीति की जा रही है, अगर आपने 10 साल में कार्य किए हैं तो वो सभी कार्य रखिए, रोजगार का मुद्दा रखिए, महंगाई का मुद्दा रखिए, बाकी अन्य लोगों से जुड़े मुद्दे रखिए, उन पर लोगों को विश्वास दिलाइए। जी, मैं समझ गया आपका सवाल। शीतल जी, क्या होता है कि एक जो प्लेटर होता है ना, प्लेटर के अंदर थोड़ा चावल भी होता है, थोड़ी पूरी भी होती है, थोड़ा आलू भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा सलाद भी होता है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर चलता है और इस मिक्सचर के अंदर हम पहले ही जब अपना संकल्प पत्र जारी कर चुके, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को नाम क्या दिया, संकल्प पत्र। संकल्प पत्र इसलिए क्योंकि वो भीम अपना बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पे, 134वीं जयंती पे हमने उसको रिलीज किया। बहुत से लोग संविधान बचाओ का नारा लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि हम अंबेडकर जी की जयंती पे अपना संकल्प पत्र करें। हमने उसके लिए जितने आवेदन लिए, हमने जितने सुझाव लिए, उतने शायद अभी तक किसी ने नहीं लिए। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर ही हमने ये कह दिया था कि जो 4 मूल मंत्र हैं, जिसके ऊपर पंच प्राण के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके जी, ओके, ठीक है आशीष जी, बहुत कम समय मेरे पास। राहुल जी, सिर्फ 5 सेकंड में, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपने विकास पर गर्व, एकता एकजुटता का प्रवाह और नागरिकता के कर्तव्य की भावना का संचार। ये 5 प्रण के ऊपर
हम भारत को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है और अगले पार्ट ऑफ डिबेट में मैं आपके समक्ष रखूंगा कि वो क्या क्या काम हमने किए जिसके ऊपर हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी बोले तो काम पूरा होने की गारंटी और अब की बार 400 पार। ठीक है राहुल जी, एक जल्दी से टिप्पणी चाहूंगा, ब्रेक भी लेना है और ब्रेक के बाद आपसे पूरा जवाब लूंगा। पहले एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड में। या वो कहना चाहूंगा कि बीजेपी के सारे नेता और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो पता नहीं सिर्फ जुमले लिख के लाते हैं। जुमलों से देश नहीं चलता। मेरी सरकार, आप सरकार में है, जिम्मेदारी लीजिए, कुछ जवाब दिया कीजिए। तो इसलिए फार्मरों के सुसाइड पे कुछ कहिए। 600 फार्मर महाराष्ट्र में, मराठावाड़ा रीजन में 1 जनवरी 2022 को से लेके मिड अगस्त 2022 के बीच में मरे। मुस्कुराइए मत, ये मुस्कुराने की बात नहीं है कि आपकी भाजपा पार्टी हरियाणा के अंदर में स्कीम लाती है कि बेरोजगारों को हम वॉर रीजन में भेजेंगे, युद्ध लड़ेंगे, वहां जाके काम मजदूरी करेंगे, जो बम से ढाए हुए घर हैं उसको बनाएंगे, कब उन पर बम गिर जाए कोई ठीक नहीं है। तो ये आपकी पार्टी के कर्म है। और मोदी जी के वर्ड्स को तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, वो आदमी ही नीच है। तो उनके जो शब्दों में ऑपरेशन दोस्त क्या है, आप जानते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या है? ये 4 ऑपरेशन के बारे में आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप कितने बड़े देशभक्त और कितने बड़े देश के हितैषी हैं। ठीक है, मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का है। आशीष जी रोकना चाहूंगा, डॉक्टर आशीष जी, और राहुल जी आपको भी रोकना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बयानों पर, जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब सीधे रुक करेंगे, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि समय भी कम है और चर्चा भी करनी है। राहुल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा, बिना समय गंवाए मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी बात रखिएगा। राहुल जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होंगे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कहां रहेगा, लोकतंत्र कहां रहेगा? मुझे बताइए ना। आज आप देख रहे हैं कि ये पार्टी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2019 की बात है, ठीक है। 2019 में इन्होंने जब इलेक्शन हो गए तो जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर है, उसने PIL फाइल की थी कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज which were found in the number of votes which were hold and which were counted। जो पड़े थे वोट और जो काउंट हुए थे उन दोनों के नंबर नहीं मैच हो रहे थे। ये बात आपने भी सुनी होगी कि एक जगह पे जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को तो वोट दिया, मेरे परिवार ने तो मुझे वोट दिया, फिर ये 0 काउंटिंग कैसे दिखा रहा है? मेरे टोटल वोट काउंट 0 क्यों है? तो ये इस तरह के, तो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने के पहले ECI ने कहा कि मतलब 4 दिन के बाद हम फाइनल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं राहुल जी? मेरे कहने का मतलब है कि जब अनाउंस नहीं किए थे रिजल्ट उन्होंने, ये 2019 की बात है, तो आपने क्यों बोल दिया कि बीजेपी आगे चल रही है? व्हाट इज द हरी? ये मेयर के इलेक्शन में भी हमने चंडीगढ़ में देखा कि बदमाशी करके जीत गए। बाबा, लोकसभा के इलेक्शन की बात हो रही है, मेयर के इलेक्शन की नहीं। डिबेट का टॉपिक मालूम है आपको? 28 भाजपा पार्टी ने, हमारा विश्वास है, हम कहते हैं भाजपा पार्टी ने एक चैनल बनाया है। आप क्या कहते हैं बताइए? अपना आत्मविश्वास रखिए जनता के सामने, बताइए आप। अरे आप तो आज तक की सबसे लोएस्ट टेली पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक कांग्रेस हमेशा 450 सीटों पे इलेक्शन लड़ती थी, इस बार तो 300 सीटें नहीं नसीब हो रही आपको। अपनी हालत देख लो राहुल। ये नीच आदमी है, ये झूठा आदमी है। आज देश की औरतों के बारे में ये गलत बोल रहा है। ये प्रधानमंत्री किसके बारे में बात कर रहे हैं राहुल? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपकी क्या मानसिकता है, क्या संस्कृति है आपकी।
क्या हैरानी है अगर आपका 54 ऐसी साल का मानसिकता बालक रखने वाले पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री फ्लाइंग कभी किस देता है, लोकतंत्र को जादू की maintain जपली नहीं कर पाता सकते है, हैं किसी ये भी देश के मानसिकता अंदर में। लेके आप लोग चलते इतिहास गवाह हैं, है। शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस आपको ये तानाशाही से नहीं उतर पता चुके हैं, कि उस दिन आपके से देश दिखाई को पड़ रहा है गौरवान्वित सोशल करने मीडिया के पे लिए आपको आपकी कि आर्मी कितना ने बड़ा ऑपरेशन मुकाबला है। अजय क्या किया, बताइए यहाँ ये पे। गंगा मालूम है की आपको सरकार ऑपरेशन है, अजय क्या है? इंडिया वापस बताइए लाते आपको हैं। ऑपरेशन गंगा क्या है? बिल्कुल बताइए नहीं। आप ऑपरेशन दोस्त क्या ये है? तो फार्मर बताइए आप लगाते हैं, ऑपरेशन एक कावेरी डिसीजन क्या में है? रास्ता में। एक भी ये सरकार सवाल का सूरत नहीं जवाब करती है। अगर आप दे लोग दें कहते हैं तो कि मैं क्या मान जाऊंगा राहुल जी कि क्या आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। बताइए आप, क्या आपको मालूम है देश के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है? कभी आपने अपनी आंखें खोल के देखी है? आपको पता है क्या प्रोग्रेस हुई है? कितने जनधन खाते खुले हैं? 50 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। क्या आपको पता है पीएम सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 30 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं? क्या आपको पता है पीएम जीवन ज्योति योजना में 14 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं? क्या आपको मालूम है 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं? क्या आपको पता है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना में घर मिल चुका है? क्या आपको पता है 25 करोड़ लोग ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। जी डॉक्टर परमवीर जी, अगले जो चुनाव जो चरण बचे हुए हैं उनसे पहले ये बयानों का जो सिलसिला है वो कितना कारगर है किसी भी पार्टी के लिए, वो कितना प्रभाव रखता है? देखिए, अगर जो भी नेता बयान देते हैं तो वो अपनी पार्टी की कार्यशाला बताएगा कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी डिबेट के अंदर ही मैं देख रहा था तो वो क्या रहा है कि अभी से एक मैच तो एक तरफा होता दिखाई दे रहा है कि आपने अभी चुनाव का पहला फेज हुआ है, एक पार्टी कहने लगी है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्ट्रिक वोटिंग, अभी तो पहले से पीछे हट रहे हैं ना। तो नेताओं को सामने वाली पार्टी को तो मौका मिलेगा ही कि आपके ऊपर हमला करने का। और देखिए दूसरी बात, आज आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, जो कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो इतनी सीटों पर लड़ी हुई सत्ता में आ जाए, कि वो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब ये बेतुका बयान कोई दे और सोचे कि कोई उसको वोट देगा, और ऐसा नहीं है साहब। देखिए 1947 के बाद हिस्ट्री को याद रखना बहुत जरूरी होता है। भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा ताकत दी गई, बहुत बड़ी दूसरे नंबर की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। ओके, मेरे पास समय कम है, बहुत बहुत माफी चाहूंगा डॉक्टर आशीष जी, माफी चाहूंगा आज, और अगली डिबेट में आपको मैं पूरा समय दूंगा। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर परमवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो जड़ रहे हैं, और जो जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें उठाने के लिए ना तो पक्ष तैयार है और ना ही विपक्ष तैयार है।